अभी के टाइम पर ये जो 10,000 का बजट सेगमेंट है वो एक ऐसा बजट है जहां पर यूजर्स को कम प्राइस में अच्छे फीचर्स के साथ अच्छी वैल्यू भी चाहिए। लेकिन इस बजट में और भी स्मार्टफोन है जहां पर किसी का कैमरा अच्छा है तो किसी की डिस्प्ले अच्छी है, और कुछ स्मार्टफोन ऐसे भी है जिसकी बैटरी लाइफ अच्छी है लेकिन उसी तरफ परफॉर्मेंस बेकार है। तो कहीं ना कहीं अपने लिए एक सही स्मार्टफोन सिलेक्ट करना काफी मुश्किल है। तो यहाँ पर मैंने आपके इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए 5 ऐसे बेस्ट स्मार्टफोन सिलेक्ट किए हैं जहाँ पर आपको सारे स्मार्टफोन 5G मिलेंगे, 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले मिलेगी, स्नैपड्रैगन का पावरफुल चिपसेट मिलेगा और उसी के साथ 5,500 mAh की बैटरी मिलेगी विद 45 वोल्ट के चार्जिंग के साथ। तो अगर आपका बजट 10,000 के आसपास है और आपको चाहिए कि ऐसा स्मार्टफोन जो आपके डे टू डे लाइफ के सारे काम आसानी से हैंडल कर ले, तो यहाँ पर मैंने सारे स्मार्टफोन को रैंकिंग किया है। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग लिस्ट में किसी भी स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हो। तो लिस्ट में सबसे पहला स्मार्टफोन है वो उन लोगों के लिए जिनको बजट सीरीज में एक अच्छा कैमरा सेंडिंग स्मार्टफोन चाहिए। तो यहाँ पर आप पोको की तरफ से पोको M7 को चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि इस बजट में यही एकलौता स्मार्टफोन है जिसमें सोनी का IMX 8.2 सेंसर मिलता है। बाकी कैमरे के अलावा यहाँ पर जो इसका डिजाइन है वो रियलमी के नार्जो 70 प्रो से काफी हद तक मिलता जुलता है। इवन यहाँ पर जो इसका बैक पैनल है वो पॉलीकार्बोनेट यानी कि मैट फिनिश के साथ आता है, तो फिंगरप्रिंट या फिर स्क्रैच वगैरह के निशान नहीं आएंगे। बाकी यहाँ पर जो इसका वेट है वो करीब 204 ग्राम के आसपास है और इसके बाद भी काफी लाइट वेट है। तो अगर आप इसे एक हाथ से भी यूज करना चाहे तो आप कर सकते हो। तो ओवरऑल यहाँ पर जो इसका डिजाइन है वो दूसरे स्मार्टफोन के कंपैरिजन में देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। इसके अलावा IP52 की रेटिंग है जो पानी के छींटे और डस्ट वगैरह से बचा लेगा, और उसी के साथ सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर साइड फिंगरप्रिंट सेंसर है जो कि हर बार अच्छे से वर्क करता है। बाकी यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो 6.88 इंचेस की एक 120 हर्ट्ज वाली HD प्लस डिस्प्ले है, और ये डिस्प्ले काफी बड़ी है तो कंटेंट वॉचिंग के साथ साथ गेमिंग में भी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। वैसे अगर आप यूट्यूब पर वीडियो प्लेबैक करना चाहें तो वहाँ पर आप मैक्सिमम 1080p में 60 FPS तक की वीडियो प्लेबैक कर सकते हो, और जो कलर है वो काफी वाइब्रेंट और नेचुरल निकल के आते हैं। बाकी डिस्प्ले में यहाँ पर TUV रिनलैंड आई प्रोटेक्शन करके एक फीचर्स मिलता है, तो अगर आप इसमें ज्यादा कंटेंट वगैरह देखते हैं तो वहां पर आपकी आंखों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब HD प्लस डिस्प्ले होने के बाद भी वाइड वन L1 का सपोर्ट है, तो यहाँ पर भी आप फुल HD में कंटेंट वगैरह वॉच कर पाएंगे। और यहाँ पर इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो करीब 600 निट्स तक की देखने को मिलती है, जो आउटडोर के साथ इंडोर में भी अच्छी खासी विजिबल है। बाकी अगर कैमरे की बात करें तो बैक में डुअल कैमरे का सेटअप है जिसमें से 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ है। इवन यहाँ पर इसके मेन कैमरे में सोनी का IMX 8.2 सेंसर है, तो यहाँ पर आप डे लाइट में जो फोटोज लेते हैं उसमें डिटेल्स तो अच्छी मिलती है, उसी के साथ कलर है वो नेचुरल निकल के आते हैं। लेकिन अगर आप लो लाइट या फिर ज्यादा लाइट कंडीशन में फोटोज लेते हैं तो वहां पर आपको नॉइस की दिक्कत हो सकती है। बाकी वीडियोग्राफी में यहाँ पर आप इसके बैक और फ्रंट से 1080p में 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और जो वीडियो है वो भी काफी हद तक स्टेबल निकल के आती है। बाकी फ्रंट में 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है और यहाँ पर भी जो फोटोज है वो ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। अब परफॉर्मेंस के लिए इसमें स्नैपड्रैगन का 4 Gen 2 जो कि एक 4nm चिपसेट है और ये बैटरी को काफी हद तक ऑप्टिमाइज भी करता है। बाकी यहाँ पर जो इसका अंतुतु स्कोर है वो करीब 4.5 लाख के आसपास निकल के आता है, जो प्राइस के हिसाब से एक अच्छा स्कोर है। वैसे गेमिंग में BGMI के अंदर स्मूथ प्लस अल्ट्रा सेटिंग पर आप इसमें 40 FPS की गेमिंग कर सकते हो। बाकी 2-3 घंटे तक गेमिंग करने पर भी हल्के फुल्के फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलते हैं, लेकिन लैग या हीटिंग जैसी दिक्कत कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती। बाकी LPDDR4S की रैम के साथ UFS 2.2 की स्टोरेज है जो आपके डे टू डे लाइफ के सारे काम आसानी से हैंडल कर लेगा, और साथ ही में वर्चुअल रैम का भी सपोर्ट है। तो अगर आप 6GB वाला वेरिएंट लेते हैं तो आप 6GB एक्स्ट्रा वर्चुअल रैम बढ़ा सकते हो। बाकी अगर बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 5160 mAh की बैटरी मिलती है और ये 18 वोल्ट के चार्जिंग को सपोर्ट करती है। लेकिन बॉक्स में 33 वोल्ट का चार्जर है, तो यहाँ पर आप किसी और स्मार्टफोन को भी चार्ज कर सकते हो। वैसे यहाँ पर इसका जो बैटरी बैकअप है वो मैक्सिमम एक दिन के आसपास निकल के आता है जब आप अपने डे टू डे लाइफ के काम के साथ साथ गेमिंग वगैरह करते हैं, और ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप स्मार्टफोन को किस तरह से यूज करते हो। अब सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये आता है Android 14 के साथ जो कि बेस है HyperOS 1.0 के ऊपर। बाकी जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो आपको 2 साल के मेजर और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। वैसे यहाँ पर आपको कुछ ब्लोटवेयर भी मिलते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसे रिमूव भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन जैसे और भी फीचर्स मिलते हैं जो कहीं ना कहीं बजट सीरीज में मिलना इसका एक प्लस पॉइंट है। वैसे प्राइस की बात करें तो यहाँ पर आपको इसके 2 वेरिएंट मिलते हैं, 6GB प्लस 128GB और 8GB प्लस 128GB। जहाँ पर 6GB वाला वेरिएंट है वो 10,000 के आसपास मिलेगा और 8GB वाला वेरिएंट है वो 11,000 के आसपास देखने को मिलेगा। तो आप अपनी बजट के अकॉर्डिंग किसी भी वेरिएंट के साथ जा सकते हो। अब लिस्ट में जो अगला स्मार्टफोन है वो रियलमी की तरफ से रियलमी नार्जो 17X। वैसे यहाँ पर 1 साल पुराना स्मार्टफोन है, फिर भी जो चीजें आपको बजट सीरीज में नहीं मिलती वो यहाँ पर मिलती है। जैसे कि यहाँ पर एक फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है, डुअल स्टीरियो स्पीकर है, 45 वोल्ट के चार्जिंग का सपोर्ट है, जो कहीं ना कहीं इस प्राइस पॉइंट पर मिलना इसका एक प्लस पॉइंट है। बाकी यहाँ पर जो इसका बैक पैनल है वो मैट फिनिश के
साथ आता है। तो अगर आप इसे बिना कवर के भी यूज करते हैं तो वहाँ पर फिंगरप्रिंट या फिर स्क्रैच वगैरह के निशान नहीं आएंगे। इवन यहाँ पर आपको इसके दो और कलर मिलते हैं, फॉरेस्ट ब्लैक एंड आइस ग्रीन। लेकिन यहाँ पर जो इसका आइस ग्रीन कलर है वो देखने में कहीं ना कहीं प्रीमियम लगता है। और यहाँ पर इसका जो डिजाइन है वो रियलमी के नार्जो 70 प्रो से काफी हद तक मिलता जुलता है। बाकी रियलमी अपने ज्यादातर स्मार्टफोन में यही डिजाइन फॉलो करता है। इवन यहाँ पर जो इसका वेट है वो करीब 188 ग्राम के आसपास है, जो कि एक वन हैंड यूजर आसानी से हैंडल कर लेगा। इसके अलावा IP54 की रेटिंग है, जो पानी के छींटों और डस्ट वगैरह से बचा लेगा। लेकिन यहाँ पर आप इसे जितना हो सके उतना इसे पानी से दूरी रखना। अब डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.7 इंचेस की एक 120 हर्ट्ज वाली फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है। इवन यहाँ पर जो चीन और बेजल्स है वो काफी कम है, तो कंटेंट वॉचिंग में आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। वैसे तो यहाँ पर एक LCD पैनल है, फिर भी जो कलर्स है वो काफी वाइब्रेंट और नेचुरल निकल के आते हैं। इसके अलावा वाइड वन L1 का सपोर्ट है, तो यहाँ पर आप नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी में कंटेंट वगैरह देख सकते हो। और उसी के साथ यूट्यूब पर भी आप 1440p में 60 fps तक की वीडियो प्लेबैक कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर जो इसकी पीक ब्राइटनेस है वो करीब 950 निट्स के आसपास देखने को मिलती है, जो इंडोर के साथ आउटडोर में भी अच्छी खासी विजिबल है। अब परफॉर्मेंस के लिए इसमें मीडियाटेक की तरफ से Dimensity 6110 प्लस, जिसका अंतुतु स्कोर करीब 4 लाख प्लस निकल के आता है। इसके अलावा LPDDR4 की रैम के साथ UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है, जो डे टू डे लाइफ के सारे काम आसानी से हैंडल कर लेगा। बाकी गेमिंग में BGMI के अंदर स्मूथ प्लस अल्ट्रा सेटिंग पर आप इसमें मैक्सिमम 40 fps तक की गेमिंग कर सकते हो। और उसी के साथ गेम मोड का भी सपोर्ट है, जिसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर पाएंगे। इसके अलावा COD में यहाँ पर आप मैक्सिमम 60 fps तक की गेमिंग कर सकते हो। और यहाँ पर भी लैग या फ्रेम ड्रॉप जैसी दिक्कत देखने को नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं प्राइस के हिसाब से परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलती है। बाकी यहाँ पर जो इसकी बैटरी है वो आपको 5000 mAh की मिलती है और एक 45 वोल्ट के सुपर वर्क चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिसे फुल चार्ज होने में करीब 1 घंटे के आसपास टाइम लगता है। और वैसे भी 5000 mAh की बैटरी है, तो यहाँ पर जो इसका बैटरी बैकअप है वो मैक्सिमम 1 दिन के आसपास निकल के आता है। अब सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह आता है Android 14 के साथ, जो कि बेस है Realme 5.0 के ऊपर। वैसे यहाँ पर अपडेट है वो आपको 2 साल के मेजर और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। बाकी रियलमी का स्मार्टफोन है, तो यहाँ पर आपको कुछ ब्लॉटवेयर मिलते हैं, तो अगर आप चाहो तो रिमूव भी कर सकते हो। इवन यहाँ पर आपको डायनामिक आइलैंड की तरह एक मिनी कैप्सूल मिलता है, जो चार्जिंग, नोटिफिकेशन और कॉल्स वगैरह के टाइम पर ब्लिंक करता है, जो कहीं ना कहीं देखने में प्रीमियम लगता है। बाकी कैमरे की बात करें तो बैक में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ है। और यहाँ पर आप इसके बैक कैमरे से जितने भी फोटोज लेते हैं उसमें डिटेल्स तो अच्छी मिलती है, लेकिन ज्यादा लाइट कंडीशन में नॉइस की दिक्कत हो सकती है। वैसे यहाँ पर आप पोर्ट्रेट मोड में जो फोटोज लेते हैं उसमें डिटेल्स तो अच्छी मिलती है, और उसी के साथ एज डिटेक्शन भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर इसका जो कैमरा है वो प्राइस के हिसाब से डिसेंट है। बाकी वीडियोग्राफी में यहाँ पर आप इसके बैक और फ्रंट से 1080p में 30 fps तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। वैसे अगर प्राइस की बात करें तो यहाँ पर आपको इसके 3 वेरिएंट मिलते हैं, 4GB, 6GB एंड 8GB। और तीनों ही वेरिएंट में आपको 128GB की स्टोरेज मिलती है। लेकिन मेरे हिसाब से आप इसका 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट ही लेना, वो आपको 10,000 में आसानी से मिल जाएगा। तो अगर आपको एक रियलमी का स्मार्टफोन चाहिए जहां पर डिस्प्ले, डिजाइन, बैटरी और परफॉर्मेंस भी अच्छी मिले, तो यहाँ पर आप इसे चेकआउट कर सकते हो। अब लिस्ट में जो अगला स्मार्टफोन है वो उन लोगों के लिए है जिनको एक प्रॉपर 5G स्मार्टफोन चाहिए। तो यहाँ पर आप रेडमी की तरफ से Redmi 14C को चेकआउट कर सकते हो। वैसे इस बजट में रेडमी का A4 भी है, लेकिन ये सिर्फ जियो के सिम पे ही 5G सपोर्ट करता है, जबकि रेडमी का 14C है वो जियो के साथ साथ एयरटेल पे भी 5G सपोर्ट करता है, जो कहीं ना कहीं इसका एक प्लस पॉइंट है। वैसे डिजाइन में यहाँ पर आपको इसके 3 कलर मिलते हैं, ब्लू, ब्लैक एंड पर्पल। लेकिन यहाँ पर इसका जो ब्लू कलर है वो दोनों कलर के कंपेरिजन में देखने में प्रीमियम लगता है। और वैसे भी देखने में आपको 10,000 का स्मार्टफोन तो नहीं लगता जब आप इसे एक प्रीमियम स्मार्टफोन से कंपेयर करते हो। बाकी यहाँ पर इसका जो बैक पैनल है वो मैट फिनिश के साथ आता है, जिसे आप बिना कवर के भी यूज कर सकते हो। और इसका जो डिजाइन है वो रियलमी की नार्जो सीरीज से काफी हद तक मिलता जुलता है। बाकी यहाँ पर जो इसके डिस्प्ले है वो 6.88 इंचेस की एक 120 हर्ट्ज वाली HD प्लस डिस्प्ले है। और यहाँ पर इसका जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है ऑलमोस्ट सभी एप्लीकेशन पर अच्छे से वर्क करता है। वैसे अगर आप YouTube पर कंटेंट वगैरह देखना चाहे तो वहां पर आप मैक्सिमम 1080p में 60 fps तक की वीडियो प्लेबैक कर सकते हो, और जो वीडियो है वो भी आसानी से प्ले होती है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स पर वाइड वन L1 का सपोर्ट है, तो यहाँ पर भी आप हाई क्वालिटी में कंटेंट वगैरह देख पाएंगे। बाकी डिस्प्ले में यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 3 का सपोर्ट है, लेकिन सेफ्टी के लिए आप अच्छा सा टेम्पर ग्लास लगवा लेना। इवन यहाँ पर इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो 600 निट्स तक की देखने को मिलती है, जो आउटडोर वगैरह में अच्छी खासी विजिबल है। और उसी के साथ सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर साइड फिंगरप्रिंट सेंसर है, जो कि हर बार अच्छे से वर्क करता है। अब यहाँ पर इसके मेन हाईलाइट पॉइंट परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 4 Gen 2, जिसका अंततः स्कोर करीब 4.5 लाख के ऊपर निकल के आता है, जो कहीं ना कहीं प्राइस के हिसाब से एक अच्छा स्कोर है।
बाकी LPDDR4 की रैम के साथ UFS 2.2 की स्टोरेज है, तो अगर आप इसमें डे टू डे लाइफ के काम के अलावा गेमिंग भी करना चाहे तो कर पाएंगे। वैसे गेमिंग में BGMI के अंदर स्मूथ प्लस अल्ट्रा सेटिंग पर ही आपको मैक्सिमम 40 FPS तक की गेमिंग करवा देगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ गेमिंग ही करनी है तो इसके लिए आपको अपना बजट भी इंक्रीज करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर जो इसकी बैटरी है वो आपको 5160 mAh की मिलती है, जो 33 वोल्ट के चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिससे फुल चार्ज होने में करीब 70 to 80 मिनट के आसपास टाइम लगता है। बाकी यहाँ पर जो इसका बैटरी बैकअप है वो मैक्सिमम एक दिन के आसपास निकल के आता है, जब आप इसमें कंटेंट वगैरह वॉच करते हो या फिर अपने डे टू डे लाइफ के काम करते हो। तो ओवरऑल यहाँ पर इसका जो बैटरी बैकअप है वो प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा है। अब सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये आता है एंड्रॉइड 14 के साथ, जो कि बेस है HyperOS 1.0 के ऊपर। बाकी जो अपडेट है वो आपको 2 साल के मेजर और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। इवन यहाँ पर आपको UI में कुछ ब्लॉटवेयर भी मिलते हैं जिससे आप आसानी से रिमूव कर सकते हो। और उसी के साथ HyperOS है तो यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन जैसे और भी फीचर्स मिलते हैं, जो इस प्राइस में मिलना आमतौर पर एक अच्छी बात है। इसके अलावा बैक में 50+2 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप है, जिसमें से 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ है। इवन यहाँ पर आप इसके फोटोज देखें तो कलर्स और डिटेल्स तो अच्छी निकल के आती है, लेकिन अगर आप ज्यादा लाइट कंडीशन में फोटोज लेते हैं तो वहां पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी अगर आप इंडोर में फोटोज लेते हैं तो वहां पर एक कलर्स के साथ लाइट को भी अच्छे से बैलेंस कर लेता है। इवन यहाँ पर आप पोर्ट्रेट मोड में 2x तक जूम कर सकते हो, और 2x में जो फोटोज लेते हैं उसमें कलर्स के अलावा एज डिटेक्शन भी ठीक ठाक देखने को मिलता है। वैसे यहाँ पर आप इसके बैक से मैक्सिमम 1080p में 30 fps तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और जो वीडियो है वो भी काफी हद तक स्टेबल निकल के आती है। तो ओवरऑल यहाँ पर इसका कैमरा है वो प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग डिसेंट है। वैसे प्राइस की बात करें तो यहाँ पर इसका 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है वो आपको 11,000 के आसपास देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो यहाँ पर आप इसकी जगह पे 4GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट ले सकते हो, जो आपको 10,000 में आसानी से मिल जाएगा। अब लिस्ट में जो अगला स्मार्टफोन है वो उन लोगों के लिए है जिनको एक बड़ी बैटरी और परफॉर्मेंस के अलावा एकदम क्लीन UI का एक्सपीरियंस चाहिए। तो यहाँ पर आप इन्फिनिक्स की तरफ से Note 50X को चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि इस बजट में ये पहला ऐसा स्मार्टफोन है जो MediaTek के 7300 अल्टीमेट चिपसेट के साथ मिलता है। इवन यहाँ पर एक 4nm बेस्ड चिपसेट है जो पावरफुल तो है, उसी के साथ ही बैटरी को भी कम यूज करता है। बाकी अगर आप इसका अंतुतु स्कोर देखें तो 6 लाख के ऊपर निकल के आता है, जो इस प्राइस रेंज में गेमिंग और परफॉर्मेंस के मामले में एक अच्छा स्कोर है। इसके अलावा LPDDR4 की रैम एंड UFS 2.2 की स्टोरेज है, तो अगर आप इसमें डे टू डे लाइफ के जितने भी ऐप ओपन या फिर क्लोज करते हैं तो वहां पर जो ऐप है वो हर बार आसानी से ओपन होते हैं। वैसे यहाँ पर ऐप ओपनिंग के टाइम पर एनिमेशन मिलते हैं, जबकि बजट सीरीज में एनिमेशन मिलना इसका एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि 15 से 20,000 वाले स्मार्टफोन भी इससे मिस कर देते हैं। बाकी अगर आप गेमिंग करना चाहे तो वहां पर ही आपको BGMI के अंदर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम सेटिंग पे 50 से लेकर 60 FPS के बीच में अच्छी खासी गेमिंग भी करवा देगा, और उसी के साथ COD एंड फ्री फायर में भी 90 FPS तक का सपोर्ट है, तो यहाँ पर भी आप डिसेंट गेमिंग कर सकते हो। वैसे यहाँ पर एक बजट फोन है, तो अगर आप इसमें लॉन्ग टाइम तक गेमिंग करते हैं तो वहां पर हल्के फुल्के फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप डे टू डे लाइफ के काम के साथ साथ थोड़ी गेमिंग वगैरह करना चाहे तो वहां पर लैग या फ्रेम ड्रॉप जैसी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो ये दूसरे स्मार्टफोन के कंपैरिजन में अच्छी गेमिंग भी करवा सकता है। बाकी सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 के साथ में इन्फिनिक्स का खुद का XOS 15 मिलता है, जहां पर आपको फ्यूचर में 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। इवन यहाँ पर एक इन्फिनिक्स AI करके ऑप्शन है, जहां पर आपको AI के काफी सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर AI वॉलपेपर करके ऑप्शन है, तो अगर आप चाहो तो अपने हिसाब से राइट करके वॉलपेपर डिजाइन कर सकते हो, और उसी के साथ सर्कल टू सर्च, AI राइटिंग, स्केच टू इमेज जैसे और भी AI के फीचर्स है, जो कहीं ना कहीं बजट सीरीज में मिलना इसका एक प्लस पॉइंट है। बाकी यहाँ पर जो इसकी बैटरी है वो आपको 5500 mAh की मिलती है, और एक 45 वोल्ट के चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिससे फुल चार्ज होने में करीब 60 to 70 मिनट के आसपास टाइम लगता है। तो यहाँ पर जो इसका बैटरी बैकअप है वो करीब एक दिन के आसपास निकल के आता है, जब आप इसमें डे टू डे लाइफ के काम या फिर कंटेंट वगैरह वॉच करते हो। इवन डिजाइन में यहाँ पर आपको इसके 3 कलर मिलते हैं, ग्रे, ग्रीन और पर्पल, लेकिन वीगन लेदर का ऑप्शन सिर्फ इसके ग्रीन वाले वेरिएंट में ही मिलता है। और वीगन लेदर का एक प्लस पॉइंट है कि देखने में तो प्रीमियम लगता है, बल्कि हाथ में पकड़ने पर भी ग्रिप है वो अच्छी मिलती है। बाकी डिजाइन यहाँ पर एक ऐसी चीज है जो किसी को कोई भी डिजाइन पसंद आ सकती है, तो ये आप अपने हिसाब से ही डिसाइड करना कि हमारे लिए वीगन लेदर सही या फिर नॉन वीगन लेदर। बाकी यहाँ पर इसके कैमरे का जो डिजाइन पैटर्न है वो जेम कट में है, और इसके नीचे एक एक्टिव हेलो लाइट है जो नोटिफिकेशन, कॉल्स और चार्जिंग के टाइम पर ब्लिंक करती है, और ये दूसरे स्मार्टफोन के कंपैरिजन में देखने में प्रीमियम लगता है। इसके अलावा IP64 की रेटिंग है जो पानी के छींटों और डस्ट वगैरह से तो बचा देगा, और उसी के साथ मिलिट्री ग्रेड 810H की सर्टिफिकेशन है, तो अगर गलती से भी स्मार्टफोन गिर गया तो कहीं ना कहीं ये टूटने से बच जाएगा। अब डिजाइन के अलावा यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो 6.67 इंचेस की एक 120 हर्ट्ज वाली HD+ डिस्प्ले है,
और उसी के साथ एक 720p डिस्प्ले है जो यूट्यूब पर 4K में HDR वीडियो प्लेबैक कर सकती है, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है वो HDR वीडियो के लिए कैपेबल है। तो अगर आप इसमें यूट्यूब के साथ साथ नेटफ्लिक्स पर भी कंटेंट वगैरह देखते हैं तो वहां पर कलर्स और डिटेल्स अच्छी निकल के आती है। इसके अलावा 672 नीट्स की पिक ब्राइटनेस है जो इंडोर के साथ आउटडोर में भी अच्छी खासी विजिबल है, लेकिन अगर आप इसे ज्यादा सनलाइट में यूज करते हैं तो वहां पर आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, और ये जो दिक्कत है वो हर बजट सीरीज के स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डिस्प्ले यहाँ पर ठीक ठाक है। बाकी कैमरे की बात करें तो बैक में डुअल कैमरे का सेटअप है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंसर काम का है जो कि 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी। वैसे 50 मेगापिक्सल के फोटोज की बात करें तो यहाँ पर कलर्स और डिटेल्स अच्छी निकल के आती है। इवन अगर आप लो लाइट में फोटोज लेते हैं तो वहां पर भी ये लाइट को अच्छे से मैनेज कर लेता है। और उसी के साथ फ्रंट में 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है तो यहाँ पर भी फोटोज ठीक ठाक निकल के आती है। बाकी वीडियोग्राफी में यहाँ पर आप इसके बैक से 4K में 30 fps तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और फ्रंट से 1080p में 30 fps पे। तो ओवरऑल प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर आपको कैमरा डिसेंट मिलता है। वैसे प्राइस में यहाँ पर आपको इसके दो वेरिएंट मिलते हैं, 6GB प्लस 128GB और 8GB प्लस 128GB, जहाँ पर 6GB वाले वेरिएंट की प्राइस ऑफर के साथ 10,000 के आसपास देखने को मिलती है और 8GB की प्राइस ऑफर के साथ 12,000 के आसपास देखने को मिलती है। तो ये आप अपने हिसाब से ही डिसाइड कर लेना कि हमारे बजट के अकॉर्डिंग कौन सा वेरिएंट सही है। अब लिस्ट में जो आखिरी स्मार्टफोन है वो उन लोगों के लिए जिनको डिस्प्ले, डिजाइन, कैमरा और परफॉर्मेंस सब कुछ एक ही स्मार्टफोन में चाहिए। तो यहाँ पर आप रिसेंटली लॉन्च मोटोरोला की तरफ से मोटो G35 को चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि इस बजट में यही इकलौता स्मार्टफोन है जो दूसरे स्मार्टफोन के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। इवन यहाँ पर जो इसका डिजाइन पैटर्न है वो मोटोरोला के पिछले साल के G34 से काफी मिलता जुलता है। और वैसे भी बैक में वीगन लेदर है तो देखने में आपको 10,000 का स्मार्टफोन तो नहीं लगता जब आप इसे एक प्रीमियम स्मार्टफोन से कंपेयर करते हो। बाकी यहाँ पर आपको नॉन वीगन लेदर का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन मेरे हिसाब से आप वीगन लेदर को ही चूज करना, क्योंकि जब आप इसे रियल लाइफ में यूज करते हैं तो वहां पर जो ग्रिप है वो आपको थोड़ी अच्छी मिलती है। इसके अलावा 182 ग्राम के आसपास वेट है, तो अगर आप इसे एक हाथ से भी यूज करना चाहे तो आप इसे एक हाथ से भी हैंडल कर सकते हो। उसी के साथ IP52 की रेटिंग है जो नॉर्मल पानी के छींटों वगैरह से बचा लेगा। और वैसे भी मोटोरोला अपनी बजट सीरीज में भी IP रेटिंग का ऑप्शन देते हैं जो कहीं ना कहीं इसका एक प्लस पॉइंट है। अब डिजाइन के अलावा यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो 6.7 इंचेस की एक 120 हर्ट्ज वाली फुल HD प्लस डिस्प्ले है, जबकि ज्यादातर इस बजट में आपको HD प्लस डिस्प्ले मिलती है। बाकी यहाँ पर जो इसका 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है ऑलमोस्ट सभी एप्लीकेशन पर अच्छे से वर्क करता है। इवन डिस्प्ले में भी यहाँ पर मोटोरोला ने एक विजन बूस्ट की टेक्नोलॉजी यूज की है, तो अगर आप इसमें कंटेंट वगैरह देखते हैं तो वहां पर कलर्स और डिटेल्स है वो अच्छी निकल के आती है। इसके अलावा 1000 नीट्स की पिक ब्राइटनेस है, तो अगर आप डे लाइट में कंटेंट वगैरह देखते हैं या फिर अपने डे टू डे लाइफ के काम करते हैं तो वहां पर डिस्प्ले अच्छी खासी विजिबल है। बाकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर साइड फिंगरप्रिंट सेंसर है जो कि हर बार अच्छे से वर्क करता है, और उसी के साथ प्रोटेक्शन के लिए इसमें गोरिल्ला ग्लास 3 का सपोर्ट है, लेकिन सेफ्टी के लिए आप अच्छा सा टेम्पर ग्लास लगवा लेना। अब डिस्प्ले के अलावा यहाँ पर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें यूनिसॉक का नया T760 जो स्नैपड्रैगन के 695 से काफी मिलता जुलता है, और इसका जो अंतुतु स्कोर है वो करीब 4.5 लाख के ऊपर निकल के आता है, जो प्राइस के हिसाब से एक अच्छा स्कोर है। बाकी LPDDR4 की रैम के साथ UFS 2.2 की स्टोरेज है जो आपके डे टू डे लाइफ के सारे काम आसानी से हैंडल कर लेगा, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ी हैवी ऐप ओपन करते हैं तो वहां पर ऐप को ओपन होने में थोड़ा टाइम लगता है, जबकि ये दिक्कत है वो हर बजट सीरीज के स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। बाकी अगर आप गेमिंग करना चाहे तो वहां पर ही आपको BGMI के अंदर स्मूथ प्लस अल्ट्रा सेटिंग पे 30 से लेके 40 FPS की गेमिंग भी करवा देगा, लेकिन अगर आपको सिर्फ गेमिंग ही करनी है तो इसके लिए आपको अपना बजट भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ओवरऑल यहाँ पर देखा जाए तो आप इसमें डिसेंट गेमिंग कर सकते हो। बाकी सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पर आपको Android 14 के साथ मोटोरोला का पूरा नाम iOS मिलता है, जहाँ पर आपको फ्यूचर में 1 साल का मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। इवन मोटोरोला के कुछ फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि मोटोरोला का खुद का सिक्योर फोल्डर है, तो अगर आपको फाइल्स वगैरह सिक्योर करनी है तो यहाँ पर आप सिक्योर कर सकते हो। उसी के साथ थिंकशील्ड, फैमिली स्पेस जैसे और भी फीचर्स है जो कहीं ना कहीं इस प्राइस में मिलना आमतौर पर एक अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर जो इसकी बैटरी है वो आपको 5000 mAh की मिलती है और ये नॉर्मल 20 वोल्ट के चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जिससे फुल चार्ज होने में करीब 2 घंटे के आसपास टाइम लगता है। इवन यहाँ पर जो इसका बैटरी बैकअप है वो करीब 1 दिन के आसपास निकल के आता है जब आप इसमें डे टू डे लाइफ के काम या फिर कंटेंट वगैरह देखते हो। अब यहाँ पर इसके कैमरे की बात करें तो बैक में डुअल कैमरे का सेटअप है, जिसमें से 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, और उसी के साथ फ्रंट में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। बाकी फोटोज की बात करें तो यहाँ पर आपको डिटेल्स तो अच्छी मिलती है और उसी के साथ ये लाइट को भी अच्छे से मैनेज कर लेता है, लेकिन अगर आप ज्यादा लाइट कंडीशन में फोटोज लेते हैं तो वहां पर ये लाइट को कभी कम या ज्यादा कर देता है। तो ओवरऑल प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर फोटोज ठीक ठाक निकल के आती है। बाकी वीडियोग्राफी में यहाँ पर आप इसके बैक से 4K में 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और
और फ्रंट से 1080p में 30 fps पे। तो कहीं ना कहीं प्राइस के हिसाब से कैमरा आपको काफी अच्छा मिलता है। वैसे प्राइस की बात करें तो यहाँ पर इसका एक ही वेरिएंट आता है 4GB प्लस 128GB, जिसकी प्राइस आपको 10,000 के आसपास देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप ऑफर वगैरह लगाते हैं तो वहां पर ही आपको 9,000 में आसानी से मिल जाएगा। तो अगर आपका बजट 10,000 के आसपास है तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग लिस्ट में किसी भी स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलूंगा आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।